सुबह का मेरा सभी को नमस्कार। तो आज हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तृतीय इकाई के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुए। हमारी यूनिट थर्ड में है मैथ्यू ऑर्नल्ड का आलोचना का स्वरूप और उसके प्रकार। जो हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उनमें मैथ्यू ऑर्नल्ड का नाम बहुत ही कहते हैं ना शिद्दत के साथ दिया जाता है। उन्होंने आलोचना का बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके बाद हमारे आते हैं टी.एस. इलियट, जिन्होंने परंपरा की परिकल्पना और वैयक्तिक प्रज्ञा के बारे में अपना मत रखा। फिर हमारे आते हैं नैतिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, संवेदनशीलता का आश्चर्य, आइए रिचर्ड्स, जिनका रागात्मक अर्थ, संवेगों का संतुलन और व्यवहारिक आलोचना को मैंने यहाँ थर्ड यूनिट में आपके बीच में रखना है। तो जो मैथ्यू ऑर्नल्ड थे वो क्या थे? साहित्य में अभिव्यंजना का कितना महत्व होता है? अभिव्यंजना के किन किन पक्षों से साहित्यिक कृति विशेषता कविता की सर्जना और उसके अध्ययन और मूल्यांकन में सहायता मिलती है। इस इकाई के माध्यम से आप साहित्यिक चर्चा में आधुनिकता के आगमन की जानकारी प्राप्त कर सके। आप यह भी जानेंगे कि आधुनिकता और परंपरा का सम्मेलन अंग्रेजी साहित्य में प्रयुक्त करने वाले आलोचक टी.एस. इलियट ने आधुनिकता को परंपरा विरोधी नहीं माना। किस प्रकार से उन्होंने स्वच्छंदता विरोधी काव्य विवेचन प्रस्तुत करने के बावजूद परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही किसी समकालीन रचनाकार के तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन का प्रस्ताव किया है। इन प्रसंगों को इकाई में आप जानेंगे। इससे पहले कवि आलोचक टी.एस. इलियट का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो थॉमस स्टड इलियट 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी कवि आलोचक हैं। वे अंग्रेजी कविता के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। इलियट ने अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि आलोचनाओं को वुडवर्थ एवं कॉलरिज की काव्य संबंधी स्थापनाओं के विरुद्ध स्वच्छंदतावाद विरोधी स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। इलियट ने अंग्रेजी कविता एवं आलोचना में आधुनिकता का पथ प्रदर्शन किया तथा अंग्रेजी आलोचना की स्थापनाओं के विरुद्ध नई मान्यताएं प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी के महान रचनाकारों जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन आदि का पुनर्मूल्यांकन किया। टी.एस. इलियट ने आलोचना के कुछ सिद्धांत निर्मित किए जिनमें परंपरा की अवधारणा, संवेदना की निष्कर्षता, वस्तुनिष्ठता, सह संयोजन जैसे सिद्धांत प्रमुख है। तो टी.एस. इलियट द्वारा प्रस्तावित परंपरा की अवधारणा और उसके विभिन्न पक्षों को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मैथ्यू ऑर्नल्ड आलोचना का स्वरूप और प्रकार। मैथ्यू ऑर्नल्ड का जो जन्म था वो 1822 से 1888 के बीच में माना जाता है। हमें काव्य से ही शांति एवं शक्ति प्राप्त होगी, इतना ही नहीं, काव्य के विज्ञान अपूर्ण हैं और भविष्य में एक मिनट, काव्य एवं धर्म का जो कुछ भी ग्रह है उसे ग्रहण लेगा। काव्य की इस महती भूमिका के कारण ही ऑर्नल्ड काव्य को जीवन की व्यस्तता मानते हैं। और सत्य तो यह है कि यही उनका मत था कि साहित्य और उसकी समीक्षा जीवन की समस्याओं से अविच्छिन्न है। अतः साहित्य का मूल्यांकन जीवन संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि जीवन से असंबंधित साहित्यिक सौंदर्य की मीमांसा निराधार। ऑर्नल्ड ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है और कल्याण को, लोक कल्याण को इसका महत्व देते हुए साहित्य का अर्थ तथा कसौटी को भी लोक मंगल एवं संस्कृति का विकास माना है। इस प्रकार ऑर्नल्ड की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन आनंद न होकर मानव की तथा ज्ञान की परंपरा का उत्सात करना, समाज को आगे ले जाने का सुझाव देना। हम मानते हैं कि उसने एक स्थल पर यह कहा भी है कि मॉडर्ननेस ऑफ एंटीक्यूटी ऑफ एक्शन हैज नथिंग टू डू विथ इट्स फिटनेस फॉर एट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात कार्य की आधुनिकता या प्राचीनता में काव्य विषय की उपयुक्तता का कोई संबंध नहीं है। कार्य की तिथि या उसके काल के कई महत्व पहले से ही है, लेकिन कार्य का झुकाव पुरातन विषयों की भांति नहीं, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से यही कहा कि ग्रेट ह्यूमन एक्शन ऑफ 1000 ईयर
A great human action of a thousand year ego is more interesting to it than a smaller human action of today. मतलब क्या हुआ इसका? एक उत्तम कार्य के लिए महान कार्य के साथ उत्कृष्ट शैली को आवश्यक समझना चाहिए। उत्कृष्ट शैली की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि जो सोचे, जो समझे, सर्वत्र उसका प्रसार करे, जिससे कि सच्ची और नवीन भावना की धारा को प्रवाहित किया जा सके। मूल्यांकन में ऑलैंड के मतानुसार आलोचक के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। आलोचक वस्तु करता है तो अपने निरपेक्ष रूप में देखे, उन्हें समझकर उनका वास्तविक अध्ययन करें। आलोचना में एक मिशनरी रिपेस्ट होना चाहिए, जो कुछ उसने अपने प्रगाढ़ अध्ययन एवं समाज से प्राप्त किया उसे वह हस्तांतरित करे, जिसके अनुसार विश्व परिवर्तन आ सके। इसलिए अद्भुत कामेक्षा होनी चाहिए। आलोचक का दायित्व लेखकों के प्रति है कि वह ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें लेखक सत्य साहित्य की सर्जना करके उसकी समालोचना करने से स्पष्ट तरीके से कर सके। आलोचक समाज का बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यांकन को प्रदान करने वाला एक व्यक्तिगत बिंदु होता है। मानव मन में कई प्रकार के विचार, इस प्रकार एक आलोचक निष्कर्ष निकलता है कि यदि विचारता पूर्वक देखा जाए तो मैथ्यू आर्नल्ड के साहित्य, सिद्धांत एवं आलोचना पद्धति में सर्वाधिक खटकने वाली त्रुटि है उनका नैतिक मूल्यों पर हमारे आदित बल व पूर्ण देना। कहीं कहीं उनकी आलोचना को भी देखो, आलोचना मैं इसे सिंपल कॉन्सेप्ट से समझती हूँ, समझाती हूँ। जो आलोचना होता है ना, जो आलोचना होता है उसमें एक आलोचक जो होता है वो किस प्रकार से आलोचना करता है, आप किस विषय को लेकर उसकी आलोचना करना चाह रहे, आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या है उसको लेकर। जब आप किसी के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखेंगे तो आपकी आलोचना का स्तर भी सकारात्मक होगा। आप उसके प्रति अगर नकारात्मक रखेंगे तो आपकी आलोचना का स्तर भी नकारात्मक होगा। अच्छा, आलोचना शब्द को हम बहुत सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जनरली आप देखते होंगे भारत सरकार या कहीं की भी सरकार को आप देख लीजिए, जो सरकार है उसके जो विपक्ष बैठा है, आप विपक्ष की जो आलोचना करने का तरीका, उसका नजरिया क्या है, वो किस लेवल पे आलोचना करेगा सरकार की। सरकार अगर आपको, सरकार चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार किसी की, लेकिन जो सत्ता पक्ष में बैठा है जब उसका विरोधी पक्ष विरोध करता है तो वो किस लेवल से विरोध करता है उसका। हमने देखा कोरोना काल को, कोरोना काल में आप देखिए मोदी जी ने अपना काम किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और देश को आज सुरक्षित बाहर ले गया। अब आलोचना करेगा जो विरोधी पक्ष करेगा, वो किस प्रकार से करेगा कि मोदी जी ने इंजेक्शन से पैसा खाया। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी न्यूज चैनल्स पे कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड उस समय लगी, वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वरदान थी उस समय, लोगों को मिल नहीं रही थी, उसके लिए भी मारामारी थी। और आज जब 4 साल अपने सेफ निकल गए तो विपक्ष निकल के आ रहा है कि कोवैक्सीन में कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए गए थे जिससे लोगों को हार्ट अटैक कर। तो आलोचना का स्तर क्या है, आप इनकी बात कर रहे हैं हम लेखक की, तो लेखक का मैथ्यू आर्नल्ड की हम जब बात करते हैं तो आलोचना का स्तर क्या है। जब किसी चीज की आप आलोचना करते हो तो उसका सजेशन, सुझाव भी आपके पास होना चाहिए। तो वहां कुछ लेखकों का मानना है कि जो मैथ्यू आर्नल्ड है, जो उनकी आलोचना पद्धति है, बहुत खटकने वाली थी। उनके नैतिक मूल्यों पर हमारे आदित बल पूर्ण देना, कहीं कहीं उसकी आलोचना पूर्वाग्रह के कारण पक्षपात पूर्ण प्रतीत होती थी। आर्नल्ड पे यह भी आरोप लगाया जाता है कि आलोचक कम से कम टीएस इलियट सभी में वैचारिक नवीनता के प्रति आग्रह का भाव विद्यमान है, लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड में ऐसा नहीं है। अधिकांश परंपरावादी रहे, पूर्ववर्ती समीक्षा सिद्धांतों का खुलकर विरोध कर पाए, किंतु फिर भी इन समीक्षकों के समीक्षा सिद्धांतों में नवीन तत्वों को स्पष्ट होते हुए देखा गया है, जो कि आपको मैथ्यू आर्नल्ड के समीक्षा आलोचना सिद्धांत में दिखाई नहीं दी। व्यक्तिगत भाव और काव्यगत भाव सर्वथा भिन्न है। व्यक्ति का जो व्यक्तिगत भाव है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जब वो काव्य लिखता है तो वो दिल से लिखता है, अंदर से लिखता है, भावनाओं से प्रेरित होकर लिखता है। काव्य की जो सृष्टि होती है वो भाव की सृष्टि होती है। अब इसकी आप आलोचना करेंगे तो भावों की आलोचना करना तो थोड़ा सा
अमूल्य प्रतीत नहीं होता है। तो मस्तिष्क की प्रवणता का उपयोग भी संभव नहीं होता। एलियट के अनुसार कोई लेखक भाषा का विकास अवश्य कर सकता है, किंतु उसकी भाषा तब तक प्रवणता प्राप्त नहीं कर सकती जबकि उसके पूर्ववर्ती लेखकों ने उसकी भूमिका तैयार ना की। दूसरे शब्दों में कहें कि पूर्ण या क्लासिक साहित्य की रचना के पीछे एक पूरी साहित्यिक परंपरा उसकी रहती है। एक क्लासिकल साहित्य की रचना कोई एक अकेला प्रतिभाशाली कभी नहीं करता। वो तो इतनी पूरी एक साहित्य परंपरा के लिए प्रयत्नशील होती है। एलियट ने अपनी प्रवणता की धारणा में अतीत ओम के प्रति आलोचनात्मक भाव, वर्तमान के प्रति विश्वास का भाव और भविष्य के प्रति सजग संदेह को शामिल किया है। नवयुवा लेखक कॉमन में यदि भाव पैदा हो जाए तो पूर्ववर्ती कार्यों को करने में किसी प्रकार की समस्या तो वो उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। कविता व्यक्तित्व की अभिति नहीं, वरन रोमांटिक कवियों के अनुसार काव्य रचना में कवि के व्यक्तित्व और उसकी संवेदना को स्थान प्रदान करती है।